गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके अकाउंटिंग जर्नी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट कहूँगा, डिफिकल्ट नहीं कहूँगा। ये चैप्टर सिंपल है, लेकिन इसके बाद ये भी हमारा पिकाचू है। पिकाचू के बाद आएगा राइचू, वो बहुत खतरनाक होगा। चैप्टर के नाम सुन लो, नाम से ही समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट बाप आएंगे। जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आया उसको एडजस्टमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल है, समझ में आराम से आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपकी क्लास का लेवल बहुत 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 बदतर है। कलेक्टिवली तुम लोग वर्स्ट हो, वर्स्ट। 3-4 बच्चों को हटा दूं तो मतलब ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार साल होगा जो ऐसे बच्चे मिले। तुम्हें पढ़ाने से डर लगता है मेरे को, मैं पहले बता चुका हूँ तुम लोगों को। नहीं तो 11th क्लास मेरी फेवरेट क्लास है। मुझे 11th क्लास पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ टाइम देखते ही मेरे को यूँ होता है, मम्मी क्या करूँगा मैं। तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मेरी मेहनत वेस्ट जाती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं होगा एहसास तुम्हारे माँ बाप की मेहनत का, पैसों का, तुम्हारे टाइम का, तुम्हारे एफर्ट्स का। और मेरा टाइम बहुत 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 कीमती है, बहुत कीमती, बहुत से ज़्यादा कीमती है मेरा टाइम। मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को। दिन भर में मुझे आराम से बैठ के सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। उसमें से ये पीक आवर्स मेरे तुम्हारे ऊपर वेस्ट हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक होता है टाइम इन्वेस्ट करना, एक होता है टाइम वेस्ट करना। तुम में से 2-4 बच्चे पढ़ जाए, सवर जाए तो टाइम इन्वेस्ट हुआ। लेकिन तुम्हारी क्लास की 90% हालत यह है कि तुम डब्बे और डब्बे सारे के सारे। मतलब मैक्सिमम को तो पढ़ना ही नहीं है, और उस मैक्सिमम में भी मैक्सिमम ये है जो पढ़ ले तो भी उनको समझ में नहीं आता। मनुष्य साल था जिस साल में तुम सारे पैदा हुए, सारे के सारे डब्बे पैदा हुए। ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मत पढ़ो तुम लोग। मैं तुम्हें एक तरीका बता दूंगा जिसमें तुम फीस जो यहाँ दे रहे हो उससे 1/3 फीस में तुम्हारे पास 12th का रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट। मम्मी पापा के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। उन पैसों से पापा को बोलना कि मम्मी के लिए कोई ज्वेलरी खरीद के दे दो, ज़्यादा खुश होएगी। यहाँ पे आके ये जो पैसे पानी में जा रहे हैं किसी मतलब के नहीं। लास्ट क्लास में हमने सेल्स और कॉस्ट का रिलेशनशिप समझा था, जो एंड में आते आते हमने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझा था। सबसे पहले तो हमने समझा था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बन जाता है हमारा सेल्स। तो आपको अगर परसेंटेज दे रखा है कॉस्ट पे, तो बेस कॉस्ट को मान लो 100 से शुरुआत होगी। 100 वो बोल रहा है 25% ऑफ कॉस्ट, तो 25% ऑफ कॉस्ट मतलब प्रॉफिट कितना है, 100 का 25% मतलब 25। तो सेल्स कितना है, 125। आपको अमाउंट सेल्स का दे रखा है तो डिवाइड बाय 125 कर देंगे। प्रॉफिट चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, कॉस्ट चाहिए तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। फिर वो कह रहा है कि नहीं नहीं 25% ऑफ कॉस्ट नहीं है, 25% ऑफ सेल्स है। अगर 25% ऑफ सेल्स है तो मैं फिर से, अब मेरा परसेंटेज दे रखा है उन्होंने सेल्स के ऊपर, तो बेस क्या बन जाएगा, सेल्स, ये हो जाएगा 100। और 25% प्रॉफिट है मतलब 100 का 25, ये 25। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 75। आपको क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होगा कॉस्ट का, तो डिवाइड कितने से करूंगा, 75 से। ये तो हो गया भैया बेस, जो बेबी को पसंद है। इससे कभी गलती नहीं हो सकती, ये हर परसेंटेज में एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आप 11th क्लास में हो, कॉमर्स में आपका ये फर्स्ट ईयर है, तो आपको जो परसेंटेज दे रखे होते हैं वो बहुत सिंपल वाले दे रखे होते हैं। वो परसेंटेज इजीली रेशियो में कन्वर्टेबल होते हैं। देख लेना पूरे सिलेबस में इनके सिवा और कोई परसेंटेज नहीं आएगा आपको इस चैप्टर में। डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन में फिनोमिना काम नहीं आता, इसमें वहाँ पे 10% 15% में खेल खत्म हो जाता है। यहाँ पे परसेंटेज आएगा या तो 50%,
या 33 1/3% या 25% या 20%, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। ये 16 वाला भी नहीं आएगा। ये तो सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए समझा रहा हूँ। सर ये रिलेशनशिप बार बार बोल रहे हो, मतलब क्या कहना चाहते हो? ये रिलेशनशिप कॉस्ट और सेल्स के बीच का है। जब आपको अमाउंट किसी एक चीज़ का देगा और परसेंटेज दूसरी चीज़ का देगा। अमाउंट किसी एक चीज़ का, परसेंटेज किसी और चीज़। अगर दोनों ही सेम चीज़ का देगा तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ता है, कई बार कॉस्ट के परसेंटेज को सेल्स में, सेल्स के परसेंटेज को कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये रिलेशनशिप याद रख लो। अगर 50% है तो पहले उसको रेशियो में कन्वर्ट करो, कितना हुआ 1/2। सर कैसे कन्वर्ट करो 50% को? अरे सिंपल है, 50/100 कर लो तो ये हो जाएगा 0 से 0, 5 2 10, मतलब 1/2। तो रेशियो हो गया 1/2। अब रेशियो अगर 1/2 है तो सेल्स का कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 है तो 1/4, 1/4 है तो 1/5, 1/5 है तो 1/6। ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये कैसे डिराइव होता है, इसके डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। इस क्लास में तो हम ये काम करेंगे कि हम है ना इस टेबल का रट्टा मार लेंगे। मैं जब आपकी एज का था मैंने भी मार रखा था 16 20 20 25 25 33 33 50। 16 20 20 25 25 33 33 50। 16 20 20 25 25 33 33 50। ये याद रह जाएगा, इशू नहीं है। इसको आप लिख लो कहीं पे साइड में। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तभी थोड़ी बहुत जगह होगी। नोटबुक में मत लिखो, बुक में लिखो। जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तब थोड़ी बहुत जगह होगी, वहां लिख लो। अब सुन लो प्लीज, सुन लो। याद क्या रखना है कि कॉस्ट के डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे तो सेल का आएगा। सेल्स ज्यादा होता है ना, तो ऐड करेंगे तो सेल्स का आएगा, ठीक है। और सेल्स से कॉस्ट जाना है तो एक डिनोमिनेटर क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, ठीक है। जल्दी से लिख लो ताकि अपन 2 क्वेश्चन करें। अंदर घुसा दो। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आ जाओ प्लीज। पेज नंबर 20.12। क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है और क्रेडिट सेल्स गिवन है। तो एक काम करो, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को सिंगल ब्रैकेट में बांध दो कि भले ही इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग अलग दे रखा हो तो इनको अलग अलग देने से कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट में बांधा तो साइड में लिख दो टोटल सेल्स, कि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। परचेज उन्होंने अलग से दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट किसका दे रखा है उन्होंने, कॉस्ट का। तो सर कॉस्ट तो है ही नहीं ना हमारे पास तो किसका अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 33 1/3 कॉस्ट है तो 33 1/3% मतलब 1/3। कॉस्ट का 1/3 तो सेल्स का कितना हुआ 1/4। तो वहां साइड में लिख दो 1/4 ऑफ सेल्स, 1/4 ऑफ सेल्स। अक्षर मैं उठा दूंगा वहां से, सॉरी अक्षय। 1/4 ऑफ सेल्स। अब इन लोगों ने इक्वेशन वे में सॉल्व कर रखा है, हम इक्वेशन में नहीं करेंगे। अब से हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाया करेंगे क्योंकि वो इजी भी है और हमें आगे चल के उनका बहुत काम भी है। तो ये बना मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। इसका फॉर्मेट है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। 1 बाय 1 क्वेश्चन में देखते जाओ, अमाउंट बोलते जाओ। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000। फिर क्या गिवन है आपको, सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को टोटल करके बोलो कितना है 1 लाख। तो ये सेल्स 1 लाख। फिर क्या गिवन है आपको, परचेज कितना 70,000। अब देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब लल्लू। कौन कौन लल्लू है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस लल्लू है और एक ओपनिंग स्टॉक लल्लू है। मीन्स अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ये नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है तो ये नहीं है मतलब 0। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने पूछा है, ये क्लोजिंग स्टॉक पता लगा। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए उन्होंने नीचे हिंट दे रखा है कितना, 33 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो जब तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं निकल सकता।
तो 33 1/3 तो बेकार है, तो हमने कॉस्ट के परसेंटेज को किस में कन्वर्ट किया, सेल्स के परसेंटेज। कॉस्ट का 1/3 है तो सेल्स का कितना है 1/4। अब ये याद रखना पड़ेगा 1/4 मतलब 25%, 1 लाख का 25% कितना होगा 25,000 होगा। अब ये टोटल कितना हो गया 1,15,000 हो गया। 1,15,000 में से 1 लाख तो यहाँ है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया बेटा 15,000 हो गया। सोल्यूशन चेक करो 15,000 मैच हो जाएगा, हो रहा है क्या? हाँ, आप कहो तो इक्वेशन वाइज भी सॉल्व करके बताऊं क्या आप लोगों को? हाँ ओके, तो 2 इक्वेशन है, याद है क्या आप लोगों को? 2 इक्वेशन याद है क्या? पहली इक्वेशन बोलते जाओ अगर याद आ जाए तो। सबसे पहले था ओपनिंग स्टॉक, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस, वेरी गुड, नेट परचेज, धीरे धीरे, प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यार हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेज है, दैट एक्सपेंस नहीं है तो नहीं है ना, तो मतलब एक तरीके से ये भी है और वो जीरो है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना ही है। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये अभी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक वेरिएबल अवेलेबल ना हो तो इक्वेशन काम की होती है, क्योंकि वो एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तो 2 ही नहीं है। तो दूसरे वाले इक्वेशन पे आएंगे। दूसरे वाली इक्वेशन क्या कहती है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, कितनी है वो 1 लाख, दोनों को टोटल किया। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज COGS मतलब कॉस्ट पे है, पर कॉस्ट तो है नहीं ना, तो हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया किस में, सेल्स में। आया तेरे को समझ में? हाँ, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है कॉस्ट पे, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो है नहीं, तो परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट किया किसके ऊपर, सेल्स पे। इसका 1/3 तो सेल्स का कितना हुआ 1/4, बात हो चुकी है हमारी। 1 लाख का 1/4 मतलब कितना हो गया 25,000, है ना, माइनस COGS को मान लेते हैं अपन x इधर आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये 25,000 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 75,000। तो क्वेश्चन में x मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करने को नहीं बोला, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इस 75,000 को ऊपर पुट कर देंगे अपन। आ रहा, सबको समझ में आ रहा है? रेहान हो मत जाना, 2-4 तो तुम मेरे बहुत रडार पे हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा ना, बहुत खटियागरी कर दूंगा। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी चाहिए हो एक्सपीरियंस के वाइवा में, तुमसे पहले कोई वाइवा दे के आता है तो कैसा लगता है, तुम्हें अगर पूछना हो तो इससे पूछ लो, छोरे से। कादरी हैंड रेज कर दो बेटा, हाँ, इससे पूछ लेना कि क्या होता है। शेर की गुफा में तुम जाओ तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बुरा हाल होता है उस टाइम पे, तुम समझ जाना। मतलब अभी से तो ऐसा बिहेव करने लग जाना कि वो शेर मानना है वहाँ पे, नहीं तो चीर फाड़ कर देगा। सच कह रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आने लग गया तुम लोगों के ऊपर। जिज्ञासा ध्यान दे ले बेटा, 25,000 हम यहाँ रख देंगे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 25,000 इक्वल। देखो संगति का असर कैसा होता है ना। देखो तुम्हारे साथ मेरा भी हाल बहुत बुरा होने लग गया। 75,000 ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, शायद कितना है 20,000। नेट प्रॉफिट नेट परचेज क्वेश्चन में गिवन है 70,000। डायरेक्ट पेंस गिवन नहीं है, पर अपन ने मान लिया 0, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या मान लेंगे अपन y। अब तो तुम सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये धृति, ये लास्ट टाइम मैंने इस इक्वेशन से सॉल्व किया है। ये इक्वेशन में तुम्हारी जिंदगी बीत गई, 6ठी क्लास से यही पढ़ा रहे हो मैथ्स वाले तुमको, तो मैं तो नहीं पढ़ा, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, नफरत है मुझे इससे, ठीक है। ये मेरा काम है, तो अगले सारे क्वेश्चन इससे ही सॉल्व होंगे। इसका रट्टा मार लो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन
कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. नेट सेल्स भी पता करना है और ग्रॉस प्रॉफिट भी पता करना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स. इसको लग रहा है कि अपन ने कच्ची गोलियां खेली. अपन तो अच्छे समझ के आए बेटा. 20% ऑफ सेल्स, परसेंटेज किस पे दिया? सेल्स पे. और अमाउंट किसका दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो वो कॉस्ट और सेल्स का रिलेशनशिप समझना पड़ेगा. हाँ धाकड़, 20% मतलब रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा धाकड़? 1/5. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 20/100 मतलब 1/5. सेल्स का 1/5 तो कॉस्ट का कितना बन जाएगा रजा? 1/4. 1/5 से कितना बन जाएगा? 1/4. जिया 1/4 मतलब कितना परसेंट? 25%. तो सेल्स का कॉस्ट का कितना परसेंट? 25%. और इन्होंने कॉस्ट का अमाउंट कितना दिया है? 1 लाख. 1 लाख का 25% कितना होगा? 25,000. तो कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट है 25,000, टोटल कितना हो गया? 1,25,000. तो देखो सेल्स 1,25,000 होगी. है क्या? हाँ भाई. हाँ ठीक है, मैं 2.5 पहुँचाऊँ जो ना पहुँचाऊँ. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा इसी के कंटिन्यूएशन में चलता है, समझना. ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मैंने, अब इसी के कंटिन्यूएशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा. सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब ग्रॉस प्रॉफिट को अपन कैरी करते हैं. इट इज जस्ट लाइक क्लोजिंग बैलेंस को कहीं नहीं अपन ओपनिंग बैलेंस बनाते थे डेप्रिसिएशन में. इस साइड क्लोजिंग बैलेंस है तो इस साइड ओपनिंग बैलेंस बनता था, इस साइड क्लोजिंग बैलेंस है तो इस साइड ओपनिंग बैलेंस बनता था. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको नहीं भी आ रहा ना, जिसने डेप्रिसिएशन नहीं भी पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है. जो मैं कर रहा हूं वो सीख जाओ बस. क्या कि ये ट्रेडिंग बनाया, इतना मेरा ट्रेडिंग है सर. यहाँ ट्रेडिंग का नतीजा क्या निकलता है? बना क्यों रहा है? प्रॉफिट जानने के लिए. तो इसका रिजल्ट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन यहाँ कैरी करेंगे. इधर लिखा भी जाता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, और इधर लिखा जाता है बाय, ये बाय वाली साइड है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कि मैं ऊपर से इसको कैरी करके लाया हूं. कितना आया? वही 25,000. अब ट्रेडिंग बनाने में दिमाग लगता है, पीएनएल में तो कोई दिमाग नहीं लगता. ट्रेडिंग बनाने में जज करना पड़ता है कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट हैं जो यहाँ ट्रेडिंग के अंदर आएंगे. बाकी बचा कुचा सारा माल कहाँ आएगा? पीएनएल में. अब अगर कोई इनकम भी रह गई है ना, 1-2 इनकम, तो वो यहाँ लिख देंगे. जैसे मोस्ट कॉमन इनकम जो रह जाती है वो रह जाती है बाय इंटरेस्ट, रह जाता है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर रह जाता है बाय कमीशन रिसीव्ड. ऐसे 3-4 इनकम रह जाएगी आपकी. जो जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन हो वो अमाउंट यहाँ लिख देना. और खर्चों की तो पूरी एक लड़ी रह जाएगी. मैक्सिमम खर्चे पीएनएल में ही आएंगे. ट्रेडिंग में आने वाले खर्चे तो 3-4 ही होते हैं मोस्टली, कॉमनली जो आते हैं. कैरेज इनवर्ड होता है, वेजेस होता है, पावर एंड फ्यूल रहता है. ऐसे 3-4 कॉमन खर्चे ही हैं जो क्वेश्चन में आते हैं. ठीक है, वो 2-3 खर्चे यहाँ आ जाएंगे. उसके बाद बचे कुछ सारे खर्चे कहाँ आएंगे? 2 की लाइन लग जाएगी पूरी. 2 होता ही जाएगा. जितने भी खर्चे हैं सब पीएनएल में आएंगे लाइन से. सब के आगे कोई ना कोई अमाउंट होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा. प्योरली फिल इन द ब्लैंक्स. कोई अमाउंट कहीं पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको. मींस डेप्रिसिएशन ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मुझे इससे, क्योंकि उसमें परसेंटेजेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, महीने गिनने पड़ते हैं. इसमें तो सिर्फ इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि क्या इनकम है क्या एक्सपेंस है. इनकम आएगा क्रेडिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड, यही पढ़ाया था ना अपन ने. डेबिट और क्रेडिट किसको बोलते हैं अपन? एलएचएस और आरएचएस. ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. सारी इनकम क्रेडिट साइड. इनकम में सिर्फ 2 चीजें ट्रेडिंग में, बाकी दुनिया भर की चीजें पीएनएल में. ये फिक्स है, यहां तो सोचना भी नहीं है. 2 ही चीज है, तीसरी कोई चीज मिलेगी ही नहीं पूरे क्लास में. पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट भी. सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक.
बाकी सब कुछ यही आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा तो इनकम है। तो खर्चे में ओपनिंग स्टॉक परचेज यही आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में सोचना पड़ेगा कि अगर परचेज से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो यहाँ, और मैं कह दूं एक्सपीरियंस से 3 से 4 मैक्सिमम, 3 से 4, यहाँ आएंगे 10-15, 3-4 चीजें होंगी जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर और परचेज से रिलेटेड होगी, यहाँ आ जाएगी। बाकी ये सारी चीजें लाइन से दुनिया भर के एक्सपेंस, मतलब जितने भी बैलेंस डेबिट के हैं वो सब क्या है मेरे लिए एक्सपेंस, लाइन से यहाँ लिखते जाओ। अब बेटा बताओ आप ही, देख के लिखने में भी कोई डिफिकल्टी है क्या आपको? सिर्फ देख के लिखना है, डिफिकल्टी है क्या? 1 बाय 1 में चीजें ऐड करते जाता हूं, सिर्फ देख के लिखना है, डिफिकल्टी है? देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकम है कि एक्सपेंस है। कर पाओगे क्या? कर पाओगे? रेंट रिसीव्ड क्या है? इनकम। सैलरी क्या है? रेंट क्या है? ऑफिस एक्सपेंस क्या है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या है? स्टेशनरी क्या है? पोस्टेज क्या है? बस ऐसे लिखा हुआ होगा, आप पहचान जाओगे ना कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो यहाँ लाइन से लिखते जाओ। लिख दिया, फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हमारा, सारी इनकम लिख दी, सारे एक्सपेंस लिख दिया हमने। लिखने के बाद सिर्फ अब हमें टोटल करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं। टोटल कैसे करेंगे कि सर अब हम क्या करेंगे, इनकम साइड का टोटल करेंगे। समझ लेना, देखो पहली बार में समझ लो, अगली बार कभी गलती नहीं होगी। ये पूरा एक साथ कहलाता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग बन चुका, ये बीच में नदी बन चुकी, यहां तक का क्या था? ट्रेडिंग था। अब ये क्या है? पीएनएल। तो कुछ बेवकूफ बच्चे टोटल करते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। अरे नहीं भाई, इधर तक का टोटल तो ये हो गया ना, तो अब टोटलिंग कहां से चालू होगी? यहां से यहां तक। तो यहाँ जितनी भी चीजें इनका टोटल करो। मान लेते हैं ये आ रहा है 2 लाख रुपीज, तो इधर 2 लाख लिख देंगे टोटल के कॉलम, क्योंकि अक्सर 99% क्या होगा, इनकम ज्यादा होगी खर्चे कम होंगे, तभी तो हम बिजनेस करते हैं। तो इनकम वाली साइड दिखने में छोटी लग रही है पर अमाउंट सबके मोटे मोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 2 लाख। फिर अपन ये जितने भी खर्चे हैं इनका यहाँ से यहाँ तक, फिर शुरू से नहीं करना, गधे साबित हो जाओगे तुम लोग इंसान के रूप में। यहाँ से नदी बन गई ना, उसके बाद से सारे खर्चों का टोटल। अब खर्चों का टोटल नीचे नहीं लिखना, खर्चों का टोटल नीचे नहीं लिखना, क्योंकि अकाउंटिंग में तो हम डेबिट को क्रेडिट करते हैं ना, तो खर्चों का टोटल याद रखना कितना हुआ, कितना हुआ। मान लेते हैं अभी मेरे एग्जांपल में ये सब का टोटल किया मैंने, हुआ 1,80,000। तो सर इनकम कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 2 लाख, खर्चे कितने हो गए? 1,80,000। बोलने में ही समझ में आ रहा है कि 20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन दोनों साइड को बराबर करने के लिए यहाँ लिख दूंगा टू नेट प्रॉफिट। कितना? 20,000। 1,80,000 तो इधर था ही सी, 20,000 मैंने यहाँ लिख दिया, तो 2 लाख रुपीज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हिसाब बराबर, मेरा पीएनएल कंप्लीट। कितना आसान है। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है इनकम है कि एक्सपेंस है। इनकम है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। ये तो पहले दिन से ही समझते आ रहे हैं अपन, इनकम है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। इतना तो कर लोगे? हाँ, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 11। मिला क्या आपको? 20.16। हाँ, ओके। ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत 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 सिंपल वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग भी नहीं बनाना। इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली खुद ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया है। सर अगर उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट खुद ने निकाल के दे दिया है, तो यहाँ तक का तो हिस्सा हम बना ही नहीं रहे, ऊपर ट्रेडिंग वाला हिस्सा तो हम बना ही नहीं रहे। हम डायरेक्टली पीएनएल बनाएंगे, और पीएनएल का स्टार्टिंग ही कहाँ से करेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो सबसे ऊपर कितना दे रखा है? 10,52,500। तो ये बेकार रद्दड़ क्वेश्चन है, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन। इसमें कोई नॉलेज ही नहीं लगती है। इसमें वो लोग ट्रेडिंग का कोई आइटम देंगे ही नहीं आपको। आने वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। आने वाले क्वेश्चन में तो सारे आइटम्स को मिक्स करके डब्बे में हिला के दे देंगे आपको सामने। उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा इनकम है कि एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाने लायक है कि पीएनएल में जाने लायक है। तो बेकार क्वेश्चन है, जमा है क्वेश्चन है। सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लो
कि अब इनकम है कि एक्सपेंस है। मालूम इनकम है तो इस साइड लिख देंगे इसके नीचे, एक्सपेंस है तो इधर लिख देंगे इधर लाइन से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं बोलता जाता हूं, आप सिर्फ हर लाइन आइटम के आगे लिख दो आई और ई, आई फॉर इनकम, एक्सपेंस, ई फॉर एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस, ई लिख दो। कैरेज ऑन सेल्स क्या है? एक्सपेंस, ई लिख दो। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस। फिर इस साइड आओ, सर ये तो क्रेडिट वाली साइड है, ये तो सारी इनकम होगी ना? नहीं, इधर देखो क्वेश्चन में ऊपर डेबिट और क्रेडिट थोड़ी लिखा हुआ है। ये तो क्या है कि एक तरीके की बड़ी लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट को इन्होंने दो टुकड़ों में बांट के इधर उधर आमने सामने लिख दिया। तो अब क्या है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, लाइटनिंग कमीशन रिसीव, लाखों में एक क्या है हमारी इनकम, पहली इनकम। बैड डेट्स, डिस्काउंट क्रेडिट, अंडरलाइन करो क्रेडिट, स्टार मार्क कर दो और फिर लिखो इनकम। अगर सिर्फ डिस्काउंट होता, लिख दिया क्या? अंडरलाइन कर लिया, स्टार मार्क कर लिया, आई लिख दिया। अब रूल सुनो, अगर सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ होता तो एक्सपेंस, अगर सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ होता तो एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम। ये तो सिंपल चीज होगी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, पता पड़ ही जाएगा। तो वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पता क्या करते हैं? डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट। तो डिस्काउंट डेबिट है तो डेबिट में क्या होता है सर? एक्सपेंस। डिस्काउंट क्रेडिट है तो क्या है ये? इनकम। लेकिन अगर और नॉलेज टेस्ट करनी हो ना तो सिर्फ लिखेंगे डिस्काउंट, ना अलाउड लिखेंगे, ना रिसीव लिखेंगे, ना डेबिट लिखेंगे, ना क्रेडिट लिखेंगे, सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ हो तो क्या है ये? एक्सपेंस। ये थ्योरी याद रहेगी, ये अजम्पशन है हमारा, ठीक है। ओके, तो अभी तो ये क्या है? इनकम। दो इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, स्टेबल एक्सपेंसेस। सर स्टेबल एक्सपेंसेस क्या होता है? स्टेबल होता है अस्तबल, जिसको अपन बोलते हैं घोड़ों को रखने की जगह, तो उसके लिए जो खर्चे हो रहे हैं ना, उसके रखरखाव के लिए, तो ये भी क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी होती तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या समझते हो? माल इंडिया के बाहर बेचना, वो एक्सपोर्ट है, मतलब बेचने में खर्चा हुआ है, कहाँ आएगा? पीएनएल में। इंपोर्ट ड्यूटी होती तो मतलब माल खरीदने में खर्चा हुआ है, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। तो ये तो एक्सपेंस है। मिसलेनियस इनकम बहुत मुश्किल है पहचानना, क्या है ये? इनकम, ठीक है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यार मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपने जितने चीज़ों के आगे, मेरे हिसाब से 3 चीज़ों के आगे आई लगा है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट क्रेडिट और मिसलेनियस इनकम, 3 ही चीज़ों के आगे लगा हुआ है। हाँ, तो ये 3 चीज़ें सोल्यूशन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखी हुई होगी। हाँ, बाकी सबको आपने एक्सपेंस बोला है तो लाइन से सारी चीज़ें देखो डेबिट साइड में लिखी होगी, 2 2 2 2 2 2 करके है। एंड में अपन इनकम साइड का टोटल करेंगे, एक्सपेंस साइड का टोटल करेंगे, इनकम वाली साइड ज़्यादा होगी तो उसको टोटल के कॉलम में लिख देंगे। यहाँ ये टोटल के कॉलम में दोनों साइड वो लिख देंगे। फिर एक्सपेंस का टोटल इनकम के टोटल में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। चेक कर लो, नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उनका, आ रहा है 7,50,800। हो जाएगा क्या बेटा? हो जाएगा कि मैं करके बताऊँ? गिनती करके बताऊँ? हो जाएगा, नशरा हो जाएगा ये। हाँ, सिंपल है कि नहीं है? अगर मैंने आई और ई समझ के लिख दिया तो ये आई और ये ई। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे 3 स्टार मार्क कर दो। आज नहीं करेंगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे। 13 पे भी 3 स्टार मार्क कर दो। ये टॉपिक ही अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बाद में पढ़ाऊंगा तो जल्दी हो जाएगा। फिर आई भाई बैलेंस शीट। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई, हाँ मैं यहीं हूँ। हाँ आ जाओ, कितनी देर लगेगी आपको? आ जाओ, 7:15 तक आ जाओ। अगला टॉपिक बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट पढ़ाने के दो तरीके, एक लल्लू वाला तरीका मेरी तरह, एकदम हीरो टाइप तुम्हारी तरह, है ना। तो अभी मैं लल्लू वाला पढ़ा देता हूँ। जब तुम लल्लू वाले में थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तब तुम तो हो ही सही, फिर हीरो वाला पढ़ाएंगे। समझ में आया? मीन्स अभी जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो यूँ समझ लो 95% है, हमारा काम हो जाएगा। हम एग्ज़ाम में भी 95% ले आएंगे। तुम क्या बोल रहे हो, तो बहुत हो गए, इसे थोड़ी चाहिए होते हैं, 95 तो हो जाएंगे। रिमेनिंग 5% जो बहुत मुश्किल पड़ता है वो मैं 2-3 क्वेश्चन करने के बाद पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मेट वाइज समझो, 2 स्टेटमेंट बनाते हैं। नाम लिख दिया मैंने। पहला वाला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड वाला है बैलेंस शीट। अब इन दोनों के फॉर्मेट में फर्क ढूंढ के बताओ मुझे सबसे पहले। मीन्स हर कोई ये देख पा रहा है सर, इधर तो आपने लिखा है पर्टिकुलर्स और इधर लिखा है लाइबिलिटीज एंड असेट्स। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ चुके हो तो आप देखोगे पर्टिकुलर्स हम यूज करते थे लेजर्स में। लेजर्स में जब हम क्या बनाते थे, अकाउंट बनाते थे। तो देखो ये एक और फर्क समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ बैलेंस शीट अकाउंट लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। तो ये एक अकाउंट है। अकाउंट मतलब जिसकी 2 साइड्स होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड और ये लिखेंगे क्रेडिट साइड। सर ये अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट। मितान जी जग जा बेटा, क्या हो रहा है? कोई मर गया मोहल्ले में? नहीं, फिर क्या हो गया? जिंदगी में कितने दुख होते हैं लोगों को। बैलेंस शीट में कहीं भी अकाउंट नहीं है तो डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, पर्टिकुलर्स नहीं होगा। इसमें 2 अलग अलग साइड होती है। एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में सुन लेना, एक वर्ड बोलूंगा, जिस स्टेटमेंट में हम हमारी सॉल्वेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं? हमने पढ़ा ना, Z became insolvent। इंसॉल्वेंट मतलब बर्बाद हो गए। तो हम हमारी सॉल्वेंसी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि हमारे पास कितने असेट्स हैं और हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा कि अभी जैसे पिछला क्वेश्चन आया ना, उस पिछले क्वेश्चन में चीजें छान के दे रखी थी, सिर्फ वही चीजें दे रखी थी जो कहाँ आती, P&L में आती। मतलब ये यहाँ पे भी मैं ये ब्रेकअप कर दूं कि यहाँ तक का तो ट्रेडिंग, ये P&L, ये बैलेंस शीट। तो पिछले क्वेश्चन में आपको चीजें छान के दे रखी थी, सिर्फ P&L के आइटम दे रखे थे। अब सेम टू सेम डिट्टो हूबहू क्वेश्चन आएगा, इससे थोड़ा बड़ा आएगा, उसमें ट्रेडिंग की भी चीजें होंगी, P&L की भी चीजें होंगी और बैलेंस शीट भी होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको 4 कैटेगरी में बांटेंगे, जो हमारे अकाउंटिंग के 4 बेसिक पिलर है, जिसके बिना अकाउंटिंग की बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। कि कौन सी चीज असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है और एक्सपेंस है। और फिर उसमें बैकवर्ड अप्रोच में चलेंगे। देख ले,
जैसे अभी आपने आई और ई मार्क किया ना, अब आप मार्क करोगे ALIE। अगर वो चीजें आपके लिए असेट है तो आप उनको कहां लिखोगे? असेट वाली साइड। वही नाम लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, नाम लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। अगर वो चीज लायबिलिटी है तो लायबिलिटी वाली साइड नाम लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, नाम लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। अगर वो इनकम है तो इनकम में से दो चीजें, एक तो सेल्स, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाकी दुनिया भर की जो सेल्स इनकम है वो सब कहाँ आएगी? इधर। बाय दिस, बाय दिस, बाय दिस, बाय बाय बाय। ठीक है। एक्सपेंस में दो तीन चीजें तो फिक्स है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस और फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है सर? या तो परचेज से रिलेटेड हो, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, या फैक्ट्री से रिलेटेड हो, तीन चीज। ठीक है। फिर आ जाएगा सबका निचोड़, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब कहीं ना कहीं इनकम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दो चीज यहाँ छोड़ के बाकी सारी चीजें यहाँ पे। एक्सपेंस में दिमाग लगाना पड़ेगा, इन तीन से रिलेटेड तो यहाँ पे, बाकी सारी चीजें यहाँ पे। तो लाइन से अभी जैसे बताया टू 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 करके, और एंड में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। ये आपके दो स्टेटमेंट खत्म। एक छोटा सा फर्क और ढूंढ लो बैलेंस शीट में और पीएनएल में। एक डिफरेंस और ढूंढो बैलेंस शीट में और पीएनएल में। पूरी क्लास मिलके भी डिफरेंस नहीं ढूंढ पा रही। और छोटा सा फर्क है, जो आप सोच रहे हो वही है। बोल नहीं, पीएनएल और बैलेंस शीट में देखो फर्क। देखो यहां पे जो भी हम लिखते हैं वो स्टार्ट किससे होता है? टू से। यहां पे जो लिखते हैं स्टार्ट किससे होता है? बाय से। तो ये टू और बाय किसकी निशानी है? अकाउंट की। जैसे डेबिट और क्रेडिट कहां लिखा जाता है? अकाउंट में। तो उसी तरीके से डेबिट साइड आता है टू, क्रेडिट साइड आता है बाय। बैलेंस शीट तो अकाउंट है ही नहीं ना, ये तो स्टेटमेंट है। तो यहां पे टू और बाय नहीं लिखा जाता, डायरेक्टली नाम, नाम और अमाउंट। मतलब यहां लिखूंगा तो यहां लिखूंगा बाय कमीशन, यहां बाय फर्नीचर नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा? फर्नीचर, मशीनरी, लोन, क्रेडिटर्स, डायरेक्टली। क्लियर। और अगर अप्रोच देखी जाए तो असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्लियर। सिंपल है यार, आपको लिस्ट दे रखी होगी, छांट लो क्या असेट है, जो असेट है लाइन से लिख दो, छांट लो क्या क्या लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी है लाइन से लिख लो। ठीक है। यहां तो सुन लो, यहां तो फिर भी एंड में रिजल्ट निकालते हैं। एंड में रिजल्ट निकालते हैं मतलब दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए क्या निकलता है? प्रॉफिट। अक्सर इनकम ज्यादा होती है तो प्रॉफिट इधर आता है, कभी खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? लॉस। तो जैसे यहां लिखा था बाय नेट, सॉरी यहां लिखा था मैंने टू नेट प्रॉफिट, कभी कभी आ सकता है बाय नेट लॉस, और ये दोनों साइड क्या हो जाएगी बेटा? बराबर हो जाएगी। ठीक है। वहां ऐसा कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं, यहां तो अपने आप ही असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो जाएगा। अपने आप असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो रहा है तभी माना जाएगा कि पूरा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर दोनों में फर्क आ गया मतलब कोई ना कोई आपने क्या करी है? गलती करी है। हाँ, लेकिन एक चीज छोटी सी, क्या कि ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है ना, ये नेट प्रॉफिट इधर लायबिलिटी साइड में एक हाथी होगा जिसका नाम होगा कैपिटल। उस कैपिटल के इनर कॉलम में कैपिटल का अमाउंट मान लो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा कैपिटल का अमाउंट। आप कहोगे सर ये कैपिटल तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो सारी लायबिलिटी का अमाउंट कहाँ लिखोगे? आउटर कॉलम में। लेकिन कैपिटल का अमाउंट कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में। मान लो उन्होंने कहा कैपिटल आपकी 10 लाख रुपए, तो दुनिया भर की लायबिलिटी का अमाउंट डायरेक्टली कहाँ जाएगा? आउटर कॉलम में। लेकिन कैपिटल का अमाउंट जो हाथी है, जो बेस है, जिसके बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कहाँ आएगा? इनर कॉलम में। सिर्फ इनर कॉलम में क्यों आया? क्योंकि आप जब नतीजा निकालोगे, प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, तो प्रॉफिट हुआ तो किसका अधिकार? मालिक का। लॉस हुआ तो कौन भुगतेगा? मालिक। मालिक। प्रॉफिट हुआ आपके कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।
मालिक लॉस हुआ, आपका नुकसान हो गया, आपका कैपिटल डूब गया, कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट मान लो उन्होंने उनका हुआ 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे 2 लाख। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 12 लाख। जैसे ही 12 लाख आएगा दोनों चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। किसी किसी क्वेश्चन में कैपिटल को थोड़ा सा और भारी इंपॉर्टेंट बनाने के लिए वो देते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? सर वो पर्सनल यूज के लिए जो पैसे घर ले गया, तो हम क्या कहेंगे, मालिक तुमने 10 लाख रुपए लगाए थे, हमने 10 लाख रुपए से बिजनेस किया, 2 लाख रुपए कमाए, तो हम कह रहे हैं ना कि हम आपको 10 नहीं देंगे, कितने देंगे, 12 देंगे, 2 भी और देंगे, 12 देंगे। लेकिन आप साल भर में आपको घर पे काम पड़ा, आप हर महीने 25,000 रुपये निकाल के ले जाते थे बिजनेस में से, तो ये क्या थी आपकी ड्राइंग, महीने की 25,000 मतलब साल के 3 लाख रुपए आप निकाल के ले गए ना, तो 3 लाख रुपए आपकी क्या है, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 12 लाख को आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 12 लाख और फिर इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स, कितना, 3 लाख, ये माइनस कर दिया तो अब बचा कितना, 9 लाख, ये जाएगा आउटर कॉलम में और दोनों साइड फिर बराबर हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? हाँ, ओके। अभी ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, ये वापस से लल्लू में लल्लू इलस्ट्रेशन है कि नहीं, पूरा ही है, नहीं बढ़िया वाला इलस्ट्रेशन है। इसमें सारी चीज़ें बनानी है, ट्रेडिंग P&L भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनाना है। अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा 14 वाला, कल करेंगे, पर मैं आपको अभी 2-3 चीज़ें समझा दूँ। मार्किंग तो आज करेंगे, क्वेश्चन अब से ऐसे ही आएंगे, ढंग से देख लो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। क्वेश्चन डिट्टो जैसा दिख रहा है ना वैसे ही आएगा, लेकिन इसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरी होती है, बहुत बारीक सा फर्क होता है। आप लोगों ने बचपन में वो गेम खेला होगा, फाइंड द डिफरेंसेस, जिसमें दोनों इमेज दिखने में तो आइडेंटिकल लगती है, लेकिन छोटी छोटी उसमें क्या है, डिफरेंसेस होते हैं, 5-10, फाइंड 7 डिफरेंस, फाइंड 10 डिफरेंस, होता है कि नहीं होता? देखा ही नहीं देखा, करा है आप लोगों ने, अखबारों में भी आता है, अक्सर मैगजीन्स में आता है, ठीक है। तो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वैसा ही माइन्यूट सा डिफरेंस इन 2 आइडेंटिकल दिखने वाले क्वेश्चंस में होगा। वो डिफरेंस अभी बताता हूं पहले क्वेश्चन में। क्या, अगर क्वेश्चन में नीचे टोटल लग रहा है और दोनों साइड बराबर हो रही है, देन इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, कि ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है। और अगर ट्रायल बैलेंस है तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, एक साइड डेबिट साइड होगी, एक साइड क्रेडिट साइड होगी। अगर डेबिट साइड है तो 2 चीजें होंगी, डेबिट साइड में या तो असेट होगा या एक्सपेंस होगा, क्रेडिट साइड में या तो लायबिलिटी होगी या इनकम होगी। मतलब काम हमारा 50-50 हो गया ना। अगर सिंपल लिस्ट दे देते तो मुझे एक को मल्टीपल 4 ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ता कि ये असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है, पर आपने तो डेबिट क्रेडिट अलग अलग करके दे दिए। तो डेबिट वाले तो या तो असेट होंगे या एक्सपेंस होंगे, क्रेडिट वाले या तो इनकम होंगे या लायबिलिटी होगी। तो 50-50 वाली लाइफ लाइन यूज में आ गई ना हमारी, कि भैया सिर्फ 2 ही बचे। अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखेंगे नीचे टोटल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर टोटल लग रहा है तो डेबिट वाले में असेट और एक्सपेंस, क्रेडिट वाले में इनकम और एक्सपेंस, और अगर टोटल नहीं लग रहा फिर तो इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने एक डब्बे में सारी चीज़ों को बंद करा, ऐसे यूं यूं हिलाया और यूं बिखेर दिया। लूडो खेलते ना अपन, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, कहीं पे भी असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। हाल फिलहाल क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, मतलब ट्रायल बैलेंस है। तो चलो डेबिट साइड आओ, मार्किंग कर लो एटलीस्ट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या है ये आपके लिए, असेट लायबिलिटी इनकम के एक्सपेंस, गलत, एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्सपेंस, तभी तो P&L में आता है। सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि मेरा साल शुरू हुआ तो मेरे पास जो पहले से गुड्स पड़े थे वो ओपनिंग स्टॉक है ना, तो ये गुड्स तो आपने साल भर में बेच दिए होंगे, इसका बेनिफिट तो आपको साल भर में मिल गया होगा। जिसका बेनिफिट साल भर में मिल जाए वो क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपके लिए, असेट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो क्या है, एक्सपेंस। परचेज क्या है, एक्सपेंस। और अब रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड होता क्या है, क्या मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड का? रिटर्न इनवर्ड मतलब माल रिटर्न होके कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो क्या है ये, सेल्स रिटर्न। तो पहले तो रिटर्न इनवर्ड के आगे लिखो सेल्स रिटर्न।
और इसके आगे 3 स्टार मार्क कर लो। हेलो, हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? सेल्स रिटर्न 3 स्टार मार्क कर दो इसके आगे, ठीक है। और अगर जगह मिले तो लिख दो धोखेबाज, गद्दार, धोखेबाज तो मत देखो, क्या लिख दो? गद्दार। अगला सर 3 स्टार लगाएं, बाद में बात करेंगे इनकी, ठीक है। अगला कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस। बोला था बच्चे समझ लेते हैं इनवर्ड एक्सपेंस है, आउटवर्ड इनकम होगा, नहीं, दोनों के दोनों क्या है? एक्सपेंस। ऑफिस फर्नीचर असेट, सन्ड्री डेटर्स असेट, सन्ड्री डेटर्स असेट। पहली बार आप गलती करो चलेगा, ठोकर खाओ पहली बार चलेगा, दूसरी बार वापस ठोकर खाओ, चलो कोई बात नहीं, गलती से दोबारा ठोकर लगी, तीसरी बार भी वही पत्थर देख के वही पाँव मारने जा रहे हो तो तुमसे बड़ा गधा नहीं है। तो 1-2 बार गलती करो, गलती करके संभलो। सन्ड्री डेटर्स असेट, डेटर्स क्या होता है? असेट। डॉक चार्जेस क्या है? एक्सपेंस। इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंस, फ्यूल गैस वाटर एक्सपेंस, बेड डेट्स एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक, मोटर व्हीकल, मोटर रिपेयर्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस, बिजनेस प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब प्लेस, प्रीमाइसिस को अंडरलाइन करके लिख दो प्लेस, तो बिजनेस करने की जगह, तो ये क्या है? बिल्डिंग एक तरीके की असेट। हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखो साइड में, ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंस तो घर के खर्चे है ना तुम्हारे, पर्सनल है तो यहाँ लिखो ड्राइंग्स, 3 स्टार मार्क करो। और इधर भी साइड में लिख दो गद्दार, ये दूसरा गद्दार आया, क्या वो लिखा हुआ है पहले से? क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। अब क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कौन बोला असेट? अगली बार कौन बोला? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी। अरे भाई कह दिया कि जो क्रेडिट साइड है उसमें या तो इनकम होगी या फिर लायबिलिटी होगी, तो फिर असेट का तो निशान ही पैदा नहीं होगा ना इस साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड में ना असेट होगा ना एक्सपेंस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड्स, गुड्स रिटर्न होके कहाँ जा रहे हैं? बाहर, तो ये इधर लिखो साइड में ब्रैकेट में लिखो परचेज रिटर्न, इस पे भी 3 स्टार मार्क करो, इस पे भी लिखो गद्दार नंबर 3, परचेज रिटर्न 3 स्टार, गद्दार नंबर 3, तीनों गद्दार को कल ढंग से पढ़ेंगे अपन। सेल्स इनकम, कैपिटल ब्रैकेट में लिखो इनर कॉलम, याद रखना हमेशा इसको, सारे अमाउंट्स आउटर कॉलम में जाएंगे, कैपिटल कहां जाएगा? इनर कॉलम में। लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव कमीशन इनकम, सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है लेकिन क्रेडिट साइड पे है इसलिए इनकम, यही कमीशन वर्ड डेबिट साइड पे होता तो एक्सपेंस होता, ठीक है। ओके, कल पढ़ेंगे बाय, टाटा सी। कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल की क्लास मिस मत करना, नहीं तो 1.5 महीना तुम्हारा गया ही नहीं। कल की क्लास में दर्जी घर आ जाए वाली, तुम बच्चे ही है ना।